आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। पहले तो मैं आप सब प्रेस बंधुओं का हाथ जोड़कर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज भारत के एक विकास की नई लहर, नई मुहिम के साथ जो आज जिस प्रेस वार्ता जिसके लिए ऑर्गेनाइज की गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना अपना योगदान देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं हमारे हांसी जिला के DIPRO और APRO सर का भी, बलवान जी का और सुनील जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आप सब प्रेस बंधुओं से आज मेरी ये मुलाकात करवाई। मेरे साथ में आज यहाँ पर मेरे जो बाईं ओर बैठी हैं शीला यादव जी, आप चेयरपर्सन हैं हांसी 1 की ब्लॉक समिति की, और मेरे इस तरफ जो बैठे हैं ज्योति जी जो कि युवा मोर्चा की जिला की सचिव हैं, और अंजलि जी जो कि युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। हम सब आपके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई 2023 की एक ऐसी मुहिम जो हम सब देश की आधी आबादी और जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के उपलक्ष्य में इस विषय को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 48.5% महिलाओं की जनसंख्या है, आबादी है, लेकिन जब हम सामाजिक और राजनीतिक विषयों में भागीदारी देखते हैं तो मंचों पर भी, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो और अन्य कार्यक्रमों में भी, चाहे वो घर की बात मैं कहूँ, मोहल्ले की बात करूँ, तो महिलाओं के डिसीजन मेकिंग में, राजनीतिक और सामाजिक भूमिका में जो प्रतिशत रहता है भागीदारी का वो बहुत कम रहता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए समानता और समरसता की जो हमारी मूल विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखते हुए जब हम लिंग भेद को खत्म करने के प्रण के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश की तीसरी बार की सरकार चला रहे हैं, तो दूसरे टर्म में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को हम लेकर आए, जो कि संविधान में संशोधन की बात थी कि महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में 33% का आरक्षण उनकी राजनीति में भूमिका को बढ़ाने के लिए किया जाए, दिया जाए, ताकि हमारे कानून से ये अधिकार हमें दिया जाए हम महिलाओं को, ताकि हम जैसी महिलाओं की समाज में भूमिका, समाज सुधार में भूमिका और देश में लिंग भेद को मिटाने की भूमिका में हमारा योगदान सुनिश्चित कराया जा सके। आप सब जानते हैं और आप सब भाई मेरे सहमत भी होंगे इस बात से कि महिलाएं जब राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी डबल होती है, नहीं 4 गुना होती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी और समाज में अपनी छवि को साफ सुथरा रखते हुए दृढ़ता के साथ अपने संकल्प के लिए काम करना, ताकि समाज में उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकार्यता बढ़ती रहे, ये जिम्मेदारी भी बहुत होती है। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीति में उन्हें वो मुकाम हासिल करना होता है जिससे कि वो समाज के, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। लेकिन 33% आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ, चुनौतियों के साथ साथ, जब तक जिस तरह से आरक्षण को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम एक ऐसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाए, उसी तरह से महिलाओं के साथ में भी ये आरक्षण देना बहुत जरूरी महसूस हुआ। जब तक ये 33% आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक हम समाज में बराबरी का हक जो है वो महिलाओं को, आधी आबादी को नहीं दे सकते हैं। ये जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो हम ये कानून लेकर आए। मैं आप सब के माध्यम से, हम सब बहनों की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सब महिलाओं के लिए सोचा। और इससे क्या बेनिफिट होंगे मैं चंद मिनट में इन सब विषयों पर जरूर जो है विचार डालूंगी, क्योंकि आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में इस बारे में बात हो। और अब जब राज्यों की सरकारों के पास में ये अधिनियम, ये कानून बनने के लिए, पारित होने के लिए जाएगा, तो
मैं मानती हूं कि लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष ने भी इस अधिनियम कानून के लिए हमारा समर्थन किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़े। लेकिन कुछ आप भी जानते हैं ऐसे तत्व होते हैं जो देश के विकास में हमेशा अड़चने पैदा करते हैं। अब राज्यों के पास जब ये पारित होने के लिए जाएगा तो आप सबके माध्यम से इसकी चर्चा पूरे देश भर में होनी चाहिए, ताकि राज्यों की सरकारें भी इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने राज्य में इसे पारित करें, ताकि आप सबके परिवारों की महिलाओं को भी वो हक मिल सके। देखिए, वोट डालने का अधिकार जब हमें मिला था 1920 में, वोट डालने के अधिकार के बाद हमें भी ये महसूस होने लगा कि ये देश का कानून हमें भी इंसान और मनुष्य और इस देश का नागरिक मानता है। और जब हमें राजनीति में भी ये भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा तो लोकतंत्र के सच्चे मायने जो हैं वो इस अधिनियम कानून के पारित होने के बाद हमारे लिए भी लोकतंत्र का एक सुंदर दृश्य जो है वो देश में प्रस्तुत होगा। आप सबका सहयोग हमें चाहिए। जब इस कानून को पारित कर होते हुए देखते हैं तो हमारे देश में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बढ़ते ही देश में अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो समाज में महिलाओं के प्रति जो भी कार्य हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, उन सब पर, बुरों पर रोक लगने का काम होगा और अच्छे कामों में वृद्धि होगी। जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाना, महिलाओं के लिए नई नीतियां बनाना, महिलाओं के लिए समाज सुधार का काम करना, महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा नीतियां, योजनाएं बनाना, इन सब कामों को बल मिलेगा। लैंगिक असमानता पर रोक लगेगी, क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर पहली बार नौकरी करने के लिए निकली थी तो भी समानता की बात होनी शुरू हुई थी। जब महिलाएं व्यवसाय में आई तब भी समानता की बात होने लगी। अब महिलाएं पूरी भागीदारी से राजनीति में आएंगी तो भी समानता के विचार को बल मिलेगा समाज में। महिलाओं की शिक्षा पहले से ज्यादा बढ़ेगी और विभिन्न पदों पर महिलाएं उच्च पद पर अपना कारोबार, अपना कार्य संभालेंगी। पिछले कई वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबके सहयोग से, देश की जनता के सहयोग से तीसरी बार केंद्र की सरकार में हैं। उन्होंने जो परिवर्तन लाए महिलाओं के लिए, मैं फटाफट उसके बारे में एक विचार आपके सामने रखूंगी कि आज उनके प्रयासों की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने आवास हैं वो भी, और कुछ समाज सुधारकों की वजह से आज 72% घर जो है वो महिलाओं के नाम पर है। 43% आज स्टेम हमारी एक योजना है जिसके माध्यम से लड़कियों को ग्रेजुएट होने के लिए फ्री शिक्षा दी जाती है। उसमें 43% महिलाएं आज देश में ग्रेजुएट हुई हैं। मुद्रा योजना के तहत 59% महिलाओं को, केवल महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत कारोबार करने के लिए लोन दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया में 84% लाभार्थी जो हैं वो केवल और केवल महिलाएं हैं। हालांकि ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी एक समान पुरुष और महिलाओं की स्थिति को लाने के लिए इन आंकड़ों में हमें और ज्यादा वृद्धि चाहिए, तभी जाकर हमारे देश में लैंगिक असमानता समाप्त हो पाएगी। इसी और बढ़ाता हुआ ये कदम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जिसमें हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो महत्व है वो बताया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उसे पास कराया। मैं उनकी तहे दिल की उनसे धन्यवाद करूंगी उनका। विपक्ष ने बहुत सारी बातों के साथ विरोध तो जताया था, बहुत सारी अड़चनें और अटकलें लगाई भी थी, लेकिन देश की जनता हमारे साथ थी। देश के अंदर एक विचार जो है वो प्रबल तरीके से गूंज रहा था कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष ने ये भी कहा था कि हम ये कानून, सबसे पहले हमने देश में इस कानून के विचार को लाया था, लेकिन 50 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र में और राज्यों की बहुत सी सरकारों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नारी शक्ति के लिए कानून बना पाना, उनकी लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ाने का कार्य बिल्कुल नहीं किया।
प्रियंका गांधी जी ये नारे तो लगाती रही कि नारी हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन नारियों के लिए लड़ने के लिए टिकट देना जीरो था। जिस समय उन्होंने ये चुनावी नारा लगाया प्रियंका गांधी जी ने, उस दौरान भी लोकसभा की टिकटों की संख्या आप जानते हैं महिलाओं के लिए कितनी थी देश भर में कांग्रेस की। और विधानसभा में यूपी का हुआ इलेक्शन, महाराष्ट्र का हुआ इलेक्शन, झारखंड, राजस्थान का हुआ, आपने देखा कि विधानसभाओं में कितनी संख्या थी कांग्रेस की तरफ से। तो नारे देना, एक शगुफा छोड़ना विपक्ष कांग्रेस का बहुत बड़ा जो है मंशा रही, लेकिन उसको कभी भी लागू नहीं किया, क्योंकि असमानता को बढ़ावा देना उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ कनेक्शन जो हैं एलपीजी के, वो महिलाओं को दिए गए। जल जीवन शक्ति मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, जिसका सीधा सीधा प्रभाव महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए रहा। स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच जाने से बचाने के लिए, महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनवाने का प्रावधान जो है बहुत ही तेज गति से गांव-गांव, बस्ती-बस्ती चलाया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र महिलाओं को दिया गया। महिलाओं की मृत्यु दर हमारे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत कम हुई। आप भी जानते हैं जच्चा बच्चा सुरक्षा के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों योजनाएं बनाई। उन्हें जो है किश्त का प्रावधान किया, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयों का प्रावधान करते हुए उनके पोषण के लिए उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई, ताकि बच्चे को जन्म देने वक्त माता की मृत्यु ना हो, उनकी मृत्यु दर कम की जा सके। बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ माता की सुरक्षा के पर भी ध्यान दिया गया। मातृत्व अवकाश योजना के तहत जो सरकारी नौकरी में हमारी माताएं बहनें थी, जो प्रेगनेंसी के वक्त 26 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान हमने सोचा, मेरे प्रधानमंत्री ने सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। इससे पहले चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, महिलाओं के लिए इतनी शिद्दत से योजनाएं किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने बनाई। राजनीति में आज आप सब जानते हैं पंचायत में 50% की जो हमने सुनिश्चित कराई है भागीदारी, वो पंचायती राज में महिलाओं की सरपंच बनने में हमारे साथ में ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बैठी हैं, ये स्वयं भी महिला हैं। ये मौका आज शीला यादव को मिला तो वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से और हमारी आधी आबादी के अधिकार को देने की वजह से मिला। अगर ये अधिकार हमें नहीं दिया होता तो आज शीला यादव जी भी घर ही बैठी होती, मैं भी घर ही बैठी होती। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूं कि हमारी इस मुहिम में आप सब हमारा सहयोग करें, ताकि देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जोरों शोरों से चर्चा हो और आधी आबादी को उनका हक मिले, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये जो विकास की नीति की लहर है, ये जन जन तक पहुंचे, ये विचार जन जन तक पहुंचे, ताकि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, राज्यों की जनता भी इस विषय के साथ, इस मत के साथ अपना समर्थन बताए। और मैं एक फोन नंबर आपके साथ साझा करूंगी, जो कि मैं अभी आपको वो दे दूंगी। उस फोन नंबर से आप मिस कॉल करेंगे और उस मिस कॉल फोन नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो आपका समर्थन जो है वो हमारी इस मुहिम के साथ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का और हमारे DPIO सर का, APRO सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सबने समय दिया और यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबका अगर कोई प्रश्न है आप में से किसी का, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।